राजीव दीक्षित जी, जी जिस प्रकार बाबा रामदेव आगे आए गंगा को बचाने के लिए, जिस प्रकार एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली और ये हुआ कि भाई किसी भी तरीके से हमें अपनी गंगा मां को बचाना है। आज की तारीख में गंगा रिवर वाटर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग के बाद, प्रधानमंत्री जी के ऐलान के बाद 15,000 करोड़ मुकर्रर किए गए हैं अगले 12 साल के लिए गंगा सफाई अभियान को लेकर के। आप कितने उत्साहित हैं कि इस अभियान से जो सरकार का ऐलान है और उससे वास्तविकता में क्या गंगा को बचाया जा सकता है? राजीव बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है 15,000 करोड़ रुपए गंगा के सफाई के अभियान के लिए, जी, ये गंगा की सफाई के लिए पर्याप्त नहीं लगता है। ये बहुत थोड़ी सी धनराशि है जी, क्योंकि गंगा में जितना प्रदूषण है, गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार में आकर और हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक, जी, ये प्रदूषण तो बहुत बड़ा है और उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए 15,000 करोड़ की धनराशि बहुत कम है। उस स्थिति में ये धनराशि और भी कम है जब भारत देश में ये कहा जाता है कि सरकार के द्वारा कोई भी 1 रुपया किसी भी विकास योजना में जब लगाया जाता है तो वास्तव में 15 पैसा ही उस विकास योजना में लगता है, 85 पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जी। तो इस 15,000 करोड़ में अगर 85% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा तो मुश्किल से 3-1 करोड़ रुपए बचेगा। उसमें इतनी लंबी गंगा की सफाई का काम शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित तो नहीं हूँ। ये धनराशि तो और बड़ी होनी चाहिए थी। इस धनराशि को और ज्यादा हमारे देश की सरकार के द्वारा तय किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 15,000 करोड़ की धनराशि तय की है। इससे भी ज्यादा बड़ा महत्व का प्रश्न है वो ये, गंगा के बारे में हमने जो थोड़ा बहुत अभ्यास किया है, क्योंकि भारत स्वाभिमान की तरफ से गंगा रक्षा मंच बनाया गया, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी उसके अध्यक्ष हैं, हम सब उनके सेनानी के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस गंगा के प्रदूषण के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे ध्यान में आया है वो ये कि गंगा हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक जहां गिरती है, वहां जितने गांव गंगा के किनारे पड़ते हैं, उन गांवों का 1% भी प्रदूषण गंगा में नहीं मिलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो शहर पड़ते हैं गंगा के किनारे, शहरों का ही सारा कचरा और मलबा गंगा के जल में प्रवाहित किया जा रहा है। और शहरों के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है गंगा के जल में, वो जो है इतना अधिक हो गया है कि कहीं कहीं स्थानों पर गंगा का पानी ना पीने लायक रह गया है, ना आचमन करने लायक रह गया है, ना स्नान करने लायक रह गया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने ये घोषणा जो की है ये आधी अधूरी घोषणा है। ये पूरी घोषणा तब होगी जब स्पेसिफिक रूप से भारत सरकार ये बताएगी कि गंगा के किनारे एक बड़ा शहर है कानपुर, गंगा के किनारे एक बड़ा शहर है इलाहाबाद, गंगा के किनारे एक बड़ा शहर है वाराणसी। ऐसे गंगा के किनारे जो बड़े शहर हैं जिनका मलबा और कचरा गंगा में डाला जा रहा है, उन शहरों के स्तर पर ऐसी क्या योजना सरकार के पास है जो गंगा में प्रदूषण को जाने से वो रोक सके। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमें नहीं लगता कि इस 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा से कोई बड़ा काम होने वाला है। राजीव, और यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे आपको, इस वक्त हमारे साथ है राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी, एक और चीज आपके सामने रखना चाहेंगे, जिस बात की आपने बात करी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर हम लोग गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक की बात करें तो हर रोज तकरीबन 3,000 करोड़ लीटर मल मूत्र और औद्योगिक मलबा डाला जाता है गंगा मैया में। यह है स्थिति आज की तारीख में। दूसरी बात, जहां तक के गंगा का सवाल है, आज की तारीख में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में हर जगह पर, अलग अलग जगह पर गंगा को बांधों में बांध दिया गया है। जो पहले गंगा की एबिलिटी हुआ करती थी अपने आप को साफ करने की, क्योंकि गंगा का जल जो है ग्लेशियर से बनता था और वो गंगा जल आकर के पूरी गंगा मैया को साफ कर दिया करता था, वो आज की तारीख में जो सक्षमता थी गंगा में अपने आप को एक बार फिर पुनर्जीवित करने की, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने गंगा को बांध दिया है। आज की तारीख में भी उत्तराखंड में सरकार द्वारा 270 और डैम बनाने की बात की जा रही है, छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने की बात की जा रही है, और तकरीबन 7,000 किलोमीटर लंबी सुरंगों में गंगा को बंधी बनाया जाएगा। आप बताएं, आप सफाई तो करवा देंगे, 15,000 करोड़ के हो सकता है कि 1.5 लाख करोड़ हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
गंगा मां की जो अपनी सक्षमता थी, जो खुद सक्षम है अपने आप को फिर दोबारा बिल्कुल पवित्र करने के लिए जो सक्षमता है उनकी, जब तक वो हम रेस्टोर नहीं करेंगे उसके पहले ये सफाई से क्या फायदा होने वाला है? राजीव जी बताएं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं आपकी कि गंगा के प्रदूषण को मात्र साफ कर देने से गंगा के अस्तित्व को हम बचा पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे भी बड़े प्रश्न हैं जिनका समाधान खोजा जाना बहुत जरूरी है जी। जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 7000 किलोमीटर लंबी सुरंग में गंगा को बांधने की कोशिश हो रही है, 270 से ज्यादा छोटे बड़े बांध बनाकर गंगा को बांधने की कोशिश हो रही है जी। ये कुछ बड़े गंभीर प्रश्न हैं। इन पर सारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर संवाद होना चाहिए, भारत के नागरिकों से पूछा जाना चाहिए, भारत के अन्य विशेषज्ञों से पूछा जाना चाहिए जो सरकार के बाहर है। खाली सरकारी विशेषज्ञों से पूछकर इस फैसले को कर लेना मुझे लगता है कि वो इतना उपयुक्त नहीं है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में हमारे देश के करोड़ों लोगों की आस्था बहते हुए गंगा जल पर ही है। अगर गंगा का जल बहता रहता है तो करोड़ों लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। अगर वो गंगा का जल रुक जाता है तो फिर लोगों की आस्था उसमें टिकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए करोड़ों लोगों से पूछा जाना चाहिए इस विषय पर कि ये हम जो करने जा रहे हैं वो उचित है, अनुचित है, ठीक है, गलत है। और देश के उन विशेषज्ञों से पूछा जाना चाहिए जो सरकार के बाहर हैं और एक अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन इस बारे में रखते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रजातांत्रिक देश में साधारण से साधारण आदमी जो गंगा को मैया मानता है, उसको पवित्र मानता है, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, वो उतना ही बड़ा जिम्मेदार है जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो खाली प्रधानमंत्री के स्तर पर उनके सहयोगियों के द्वारा कोई योजना बन जाए या मुख्यमंत्री के स्तर पर उनके सहयोगियों के द्वारा कोई घोषणा कर दी जाए, वो पूरी नहीं है। इस प्रजातंत्र में करोड़ों करोड़ों लोगों से पूछा जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप एक चाहें तो ये काम कर सकते हैं, एक ओपिनियन पोल कराया जाए पूरे देश में और उस ओपिनियन पोल में लोगों से सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो शायद इसका बहुत उचित उत्तर भारत के करोड़ों लोग तो दे ही देंगे। जी, यहाँ पर राजीव दीक्षित जी, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। पिछले तकरीबन 6 महीने से हम ये अभियान चला रहे हैं और जो हमारे पास SMS आए हैं पूरे देश से, भले यहाँ तक कि वो केरल हो, तमिलनाडु से चलिए इतने नहीं आए हैं, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहां तक कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो है ही, साथ में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हर जगह से सबने यही कहा है कि गंगा मां की धारा एक बार फिर अविरल होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, ताकि वो फिर पवित्र बन सके। और इसके लिए लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, अपने आप को कुर्बान तक करने को तैयार हैं। यहां तक कि सब लोगों ने ये तक कहा है कि अगर बाबा रामदेव इसका नेतृत्व करते हैं, अगर आज वो हुक्म देते हैं, अगर आज वो एक इशारा भी करते हैं कि बांधों में जिस प्रकार आजीवन कारावास की सजा हम लोगों ने दे दी है गंगा को, उससे छुड़ाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। लाखों की तादाद में लोगों ने लिखा है और ये कहा है कि लोग इस पर सड़क पर कब उतरने वाले हैं, इसके ऊपर कब होगा उग्र आंदोलन। राम जन्मभूमि आंदोलन तो हुआ, लेकिन गंगा बचाओ आंदोलन कब उतरेगा सड़क पर? राजीव दीक्षित जी, इसके बारे में जरा रोशनी डालें, बताएं। उसकी थोड़ी शुरुआत तो हो गई है। हमारे भारत स्वाभिमान के हजारों कार्यकर्ताओं ने एक प्रतीकात्मक शुरुआत तो कर दी है। उस शुरुआत के पहले चरण के रूप में सारे देश में ये अभियान चलाया गया था कि गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और भारत सरकार पर इसके लिए दबाव बनाने का हम लोगों ने काम किया था भारत स्वाभिमान और गंगा रक्षा मंच की तरफ से। और उस अभियान में थोड़े हम सफल भी हुए। जब प्रधानमंत्री के साथ स्वामी रामदेव जी का संवाद हुआ और परम पूजनीय स्वामी जी ने प्रधानमंत्री के सामने जब ये बात रखी तो प्रधानमंत्री ने उसको सहर्ष रूप से स्वीकार किया, क्योंकि लाखों लोगों का दबाव इस बात के लिए उनके ऊपर था। तो इस अभियान के पहले चरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक आंशिक सफलता मिली कि गंगा को सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर परम पूजनीय स्वामी जी के कहने पर और लाखों भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के दबाव में घोषित कर दिया। अब इसके दूसरे चरण के रूप में हम लोगों ने एक शुरुआत की है, वो ये कि जहां जहां हमारे कार्यकर्ता हैं और गंगा के किनारे के गाँव में या शहरों में रहते हैं, वो अपने स्तर पर गंगा की सफाई का काम
इंतजाम खुद करेंगे, सरकार करे बहुत अच्छा है, लेकिन हम मानते हैं कि गंगा नदी हमारी भी है, खाली भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की नहीं है। तो हमारा भी कर्तव्य है, तो हम भी उसकी सफाई में उतर पड़े हैं। अभी थोड़े दिन पहले हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हमारे हजारों भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने गंगा की सफाई के काम में अपना समय लगाया। मैं भी उनमें से एक था। हमने गंगा के पानी में उतरकर जो गंदगी है, जो पॉलीथिन है, जो कचरा है, वो सब हाथों से बीना और उसको ले जाकर किनारों पर इकट्ठा किया। बाद में उसको जहां कचरा घर है वहां तक पहुंचाया। ये अभियान का दूसरा चरण है और इसी चरण को थोड़ा और आगे बढ़ाकर फिर तीसरे चरण में हम उतरेंगे और उस तीसरे चरण में शायद ये सारे प्रश्नों को हम लेने की कोशिश करेंगे जिनको आपने उठाया है। भारत के लोगों को इन प्रश्नों पर हम जागरूक करेंगे और सरकार के सामने भी इन प्रश्नों को रखेंगे और सरकार के सामने भारत स्वाभिमान की तरफ से कोई एक ऐसी बात भी रखेंगे जिससे कोई समाधान की तरफ हम बढ़ सके। तो ये तीसरे चरण के रूप में भी हम करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रश्न को हमने उतनी ही गंभीरता से लिया है जितनी गंभीरता से परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने योग और प्राणायाम के प्रश्न को सारे देश और दुनिया में फैलाने के लिए लिया है। तो इस प्रश्न पर हम काफी गंभीर हैं और सारे देश में भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ता इस पर उतर पड़ने के लिए तैयार हैं। Right, absolutely wonderful. Now, one final word from you, Rajiv, as far as you are concerned. चलिए, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार को इसकी अवेयरनेस नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार में विशेषज्ञ नहीं बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार में जितने भी लोग हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है कि आखिरकार जो नई क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, एक तो पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है और एक 2 साल पहले रिलीज हुई थी और एक 6 महीने पहले जो रिलीज हुई, हर एक ने यही कहा है कि अगर गंगा को नहीं बचाया गया तो बहुत ही जल्द का मतलब है अगले 6 साल में, अगले 6 साल में कई जगह पर कई पैचेस ऐसे हैं जहां पर गंगा विल डिसअपियर, गंगा लुप्त हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, वो जमीन मरुस्थल बन जाएगी, बंजर बन जाएगी और रेगिस्तान बन जाएगा उत्तर भारत वहां पर। ऐसा तो नहीं कि सरकार इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। आखिरकार आपके मुताबिक जो भी आपका इंटरेक्शन हुआ है, बाबा रामदेव के साथ आप एसोसिएटेड हैं, आप बताएं आखिरकार सरकार इन सब चीजों को, इन सब तथ्यों को क्यों नजरअंदाज कर रही है? जंगल, गंगा जल और नदियों के अभाव में पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान बन जाएगा और ये अभी होने वाला है। ये कोई 100 साल के बाद की बात नहीं है, ये अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में होने वाला है। राजीव दीक्षित बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इन सब तथ्यों की जानकारी तो होगी ही, जिन तथ्यों की जानकारी आपको है, हमें है, सभी को है, उनकी जानकारी सरकार को तो होगी ही और सरकार को शायद बेहतर जानकारी होगी, उनके पास विशेषज्ञ भी काफी है, जानकारी उनके पास भी होगी। लेकिन हमारे देश के लिए जो दुर्भाग्य और अफसोस की बात है वो ये कि सत्य हमारे यहाँ कितना ही बड़ा हो, कितना ही पवित्र हो, जब तक उसके साथ शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता तब तक हमारे यहाँ सत्य की विजय नहीं होती जी। दुर्भाग्य से इस समय हम प्रजातांत्रिक देश में हैं। इस प्रजातांत्रिक देश में सत्य को स्थापित कराने के लिए शक्ति का भी प्रदर्शन करना पड़ता है। तो जब इस गंगा बचाओ के अभियान में या गंगा बचाओ के प्रश्न पर भारत के करोड़ों लोगों के शक्ति का प्रदर्शन होना शुरू हो जाएगा तो सरकार वो सब बातें मान लेगी जो हम कह रहे हैं या सरकार को समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पर कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो कितना ही बड़ा सत्य हमारे पास हो, सरकार शायद इस बात को नहीं मानेगी। भारत की सरकार का ये इतिहास है कि पिछले कई वर्षों में बहुत बड़े प्रश्न आए सरकार के सामने जो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सत्य के पक्ष में थे, लेकिन सरकार ने उसको तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन प्रश्नों पर लाखों करोड़ों लोगों की शक्ति नहीं लगी। तो इस प्रश्न पर भी लाखों करोड़ों लोगों की शक्ति जब इकट्ठी होकर लगेगी तभी सरकार इस प्रश्न को समाधान करने के लिए प्रस्तुत हो पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। राजीव दीक्षित जी, कहने का मतलब ये हुआ जो आपने कहा, मैं कुछ और शब्दों में जरा कह दूं और ये बार मैं यहां पर कह रहा हूं कि क्या सरकार तभी जागेगी, क्या सरकार इन सब चीजों को तभी स्वीकार करेगी और सभी डिमांड्स के ऊपर, जो गंगा को लेकर के जितनी डिमांड्स हैं, जितनी भी मांगे हैं, उन सबको स्वीकार करते हुए इस जो भी पॉलिसी डिसीजन लेने चाहिए, नीति के तहत जो भी निर्णय लेने चाहिए, वो तब लेगी जब संसद का घेराव होगा,
जब पार्लियामेंट का घेराव होगा लाखों लोगों द्वारा, जब हर जगह पर आंदोलन होगा, आक्रामक अभियान चलाया जाएगा, क्या तभी सरकार जागेगी? क्योंकि हिस्ट्री तो यही कहती है कि उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। उसके बगैर गंगा रिवर वाटर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग होगी, 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान होगा, जिसका और कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार 1985 में भी क्लीन अप गंगा कैंपेन चलाई गई, ऑफिशियल आंकड़ों द्वारा यह कहा गया है कि 960 रुपए खर्च हुए। हमें मालूम है कि तकरीबन 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं उसमें। और गंगा की क्या दुर्दशा इस वक्त है आपके सामने है, राजीव बताएं। दुर्दशा तो बहुत ज्यादा है। 1985 में गंगा जितनी गंदी थी उससे कई गुना ज्यादा अभी 2009 में गंदी है। ये बात तो हमको बिल्कुल साफ दिखाई देती है और देश के लोगों को भी दिखाई देती है। 1985 में जितना पानी गंगा में था, सन 2009 में वो पानी और कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। ये भी बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। तो गंगा तो 960 करोड़ रुपए के खर्च होने के बाद भी शायद पहले से ज्यादा गंदी है। लेकिन आपने जो कहा पहले बात, वो महत्व की है कि क्या सरकार तभी जागेगी जब संसद का घेराव होगा, क्या सरकार तभी जागेगी जब विधानसभा का घेराव होगा। जी। भारत सरकार का और भारत के राज्य सरकारों का इतिहास यही कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कितने भी नैतिक दबाव को बनाने की कोशिश लोगों ने की हो, लेकिन सरकार ने उसको तवज्जो तभी दी है जब उसमें ज्यादा शक्ति जुड़ी है और शक्ति का प्रदर्शन सरकार के सामने हुआ है। तो ये तो इतिहास बताता है भारत सरकार का, राज्य सरकारों का। तो शायद वो इतिहास फिर दोहराया जाएगा इस गंगा के प्रश्न पर, और तब शायद सरकार की नींव खुलेगी, और वो नींव खुलेगी तब जाके उसमें से कोई रास्ता निकलने की बात होगी। लेकिन इसमें लोगों को हमें तैयार करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को प्रेरणा देनी पड़ेगी, लोगों को हमें सड़क पर लाने के लिए या हमारे देश के लोगों को सरकार के सामने इस बात को मजबूती से कहने के लिए संगठित करना पड़ेगा। तभी जाकर ये काम शायद हो पाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता इस भारतीय प्रजातंत्र में तो दिखाई नहीं देता। लेकिन राजीव दीक्षित, मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो मुझे एसएमएस आ रहे हैं, और इस वक्त तक मैं आपको बता दूं, मेरे पास इस वक्त 1470 एसएमएस आ चुके हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। उसके दौरान 1470 एसएमएस आए हैं, और तकरीबन सभी लोग, वो दिल्ली के हों, पंजाब के हों, मुंबई के हों, सबसे ज्यादा एसएमएस जो आए हैं वो दिल्ली, पंजाब और मुंबई से आए हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से आए हैं। सब लोगों ने यही कहा है कि आप आवाज तो करें, संसद का घेराव कब करना है, विधानसभा का घेराव कब करना है, उत्तराखंड कब चलना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की आंखें कब खोलनी है, आप बताएं। एक बार आवाज तो करें। जनता तो तैयार है, नेतृत्व को तैयार होना चाहिए। जनता बहुत पहले से तैयार है, साफ तौर पे। जी राजीव बताएं, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। मेरा ऐसा मानना है, मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि जब प्रजा और जनता तैयार है तो नेतृत्व भी तैयार हो ही जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो नेतृत्व भी लगभग तो तैयार है ही, एक सही समय की प्रतीक्षा हो रही है, और वो सही समय जैसे ही आएगा तो सारे देश में इसकी गूंज आपको सुनाई देगी। बस एक सही समय की प्रतीक्षा में हम सब हैं। तैयारी हमारी भी है, अगर लोगों की तैयारी है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो तैयारी हमारी भी है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। बस हम एक सही समय के इंतजार में हैं, और वो सही समय हो सकता है अगले 2-3 महीने में आ जाए, हो सकता है और जल्दी कोई से वो समय दिखाई दे जाए या सुनाई दे। राइट राजीव, थैंक यू वेरी मच। राजीव दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर कोई ईमेल हो, कोई वेबसाइट हो जहां पर लोग आपके साथ संपर्क कर सकें, वो अगर आप यहां पर अनाउंस करना चाहेंगे तो बताएं। अगर आपकी कोई वेबसाइट हो जहां पर लोग आपसे संपर्क कर सकें, कोई ईमेल हो जहां पर सीधा संपर्क साध सकें लोग आपसे, वो बताएं। वी विल फ्लैश इट फॉर यू। मेरे साथ और भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी संपर्क करना चाहे तो बहुत सरल है। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, जी, महर्षि दयानंद ग्राम, राइट, बहादुराबाद, हरिद्वार। ये हमारा ये तो पोस्टल एड्रेस हो गया, और कोई ईमेल एड्रेस हो तो बताएं। हाँ, फिर मैं बताता हूँ। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, महर्षि दयानंद ग्राम, बहादुराबाद, हरिद्वार, ये हमारा पोस्टल एड्रेस है जी। और उसके बाद अगर ईमेल के द्वारा कोई संपर्क करना चाहें तो BST, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का BST
जी बी फॉर जी भारत, जी जी, बी फॉर S भारत, for एस फॉर स्वाभिमान, टी फॉर for ट्रस्ट। जी हाँ BST जी एट द रेट ऑफ rediffmail.com एक है, जी, bst@readofmail.com, और और दूसरा? हाँ, और एक दूसरा है राजीव RAJEEV राजीव जी .bst RAJEEV राजीव.bst भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का BST जी, rajiv.bst @gmail.com come again, gmail.com gmail.com. gmail.com Right, so it's rajiv.bst, all small, @gmail.com, or the other one was, of course, the Bharat Swabhiman Trust @readofmail.com, which is bst@readofmail.com. There you have it. There you have it, right on your screen. और अगर फोन जी। के जी। द्वारा संपर्क करना चाहें जी, तो 098-373-42711 well, you'll have to say that again. 098, right? 373 373, right? 42711 42711. 098-373-42711. That is the number. You can get in touch on that number. That's the phone right over there. Please correct me if I'm wrong. 098-373-42711. Is that the correct number, Mr. Dixit? Yes. Right, so हाँ, 098-373-42711. That is the number. You can get in touch with Rajiv Dixit on that number. There is the Bharat Swabhiman Trust on that number. And of course, you can express your willingness to join the movement to save the Ganga. Right, Rajiv, thank you very much for joining us. And we must do this again. And we must see to it that we must save the mighty Ganga. We have to save the Mother Ganga, come what may. Rajiv Dixit, thank you very much for coming to us.